पदार्थ विज्ञान थोड़ा मुश्किल लगता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम यशस्वी है और मैं आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ाऊंगा। पदार्थ विज्ञान एक सब्जेक्ट काफ़ी डीप है और ये आयुर्वेद की बुनियाद है। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी पदार्थ विज्ञान सीरीज। हमारे टॉपिक को एनसीआईएसएम के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम वही चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो पदार्थ विज्ञान का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसमें आपको दिया गया है। जैसे कि इसमें पहला है कि पदार्थ की व्युत्पत्ति। हाँ, इसमें हम आपको बता दें कि एक व्युत्पत्ति और निरुक्ति दो ऐसे शब्द हैं जो हमारे पदार्थ में काफ़ी काम आएंगे। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बर्थ, मतलब कि पैदा कैसे हुआ, कैसे बना, मतलब शब्द कैसे बना, कोई भी शब्द आएगा वो कैसे बना। और यूज होगा इसमें निरुक्ति। निरुक्ति का अर्थ होता है कि मीनिंग, शब्द का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ की व्युत्पत्ति, तो पदार्थ शब्द बना कैसे है ना। तो पदार्थ शब्द जो है, पदार्थ शब्दों से बना। इसे पद प्लस अर्थ। पद का मतलब होता है शब्द या अक्षर और अर्थ का मतलब होता है शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार, आचार्य चक्रपाणी बोले थे कि पदस्य अर्थ पदार्थ, मतलब पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, यानी कि शब्द के अर्थ को हम पदार्थ कहते हैं। चक्रपाणी जी क्या बोले थे, पदस्य अर्थ पदार्थ, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में इसका मतलब लिखा गया है ट्रांसलेट करके, मीनिंग ऑफ वर्ड और टर्म इज कॉल्ड पदार्थ। फिर प्रमिति विषय पदार्थ, यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं, कहने का मतलब एज इट इज जो ज्ञान हमको मिलता है, एज इट इज रियल नॉलेज जो होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो इसमें 3-4 श्लोक दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी श्लोक याद कर सकते हैं। सबसे सिंपल यही है, पदस्य अर्थ पदार्थ, जिसका मतलब पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। पद क्या होता है, ऊपर लिखा गया पद क्या होता है, शब्द होता है या अक्षर होता है, ठीक। पद क्या होता है, शब्द या अक्षर होता है। अब नीचे आते हैं पदार्थ के लक्षण, ठीक। पदार्थ के लक्षण, पदार्थ में 3 लक्षण पाए जाते हैं। पहला होता है अस्तित्व, जिसको हम इंग्लिश में एग्जिस्टेंस कहते हैं। पहला हो गया अस्तित्व, दूसरा होगा ज्ञेयत्व, जिसको हम इंग्लिश में नोबिलिटी कहते हैं। तीसरा है अभिधेयत्व। क्या है, अभिधेयत्व। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है। स्टेट ऑफ हैविंग ऑब्जेक्ट रियलिटी, मतलब ऑब्जेक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ज्ञेयत्व मतलब ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सके, अर्थात उसे जाना जा सके। स्टेट ऑफ नोबिलिटी, जैसे कि चावल है, एग्जाम्पल में चावल लेते हैं तो हम उसको देख रहे हैं ना, वो चावल है, तो उसका हमको ज्ञान हो गया। अभिधेयत्व, पदार्थ को नाम की संज्ञा दी जाती है। तो चावल हम देख रहे हैं, मतलब कोई पदार्थ है, इसे हम देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल अभिधेयत्व का चावल। उसको हम देखें कोई चीज़ है, उसका हम नाम दे दिए कि चावल है, तो ये हो गया अभिधेयत्व। स्टेट ऑफ नोबिलिटी मतलब कि नॉमेनक्लेचर, उसको उसका नाम देते हैं उसको, ठीक है। फिर आते हैं पदार्थ की संख्या पर। तो इसमें जो है दर्शन है, पदार्थ की संख्या है, पदार्थ के नाम है। सुश्रुत संहिता जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, चरक संहिता भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में चरक संहिता है, बाकी फाइनल ईयर में हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं। तो सुश्रुत संहिता में पदार्थ की संख्या असंख्य बताई गई है, ठीक है ना। चरक संहिता में 2 और 6 बताया गया है। तो 2 में है सत और असत। सत मतलब जिसका सत्ता हो, जिसका होने का भाव हो। असत मतलब जिसके होने का भाव ना हो, यानी कि वो अभाव हो। और चरक संहिता जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आता है कि 6, इसकी संख्या 6 बताएगी। इसका हमको सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है। सामान्य विशेष गुण कर्म समवाय, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, SVGDKS, हम इससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं वैशेषिक दर्शन में भी इसकी संख्या 6 बताई गई है, जिसे द्रव गुण कर्म विशेष समवाय, द्रव गुण कर्म विशेष समवाय। तो एग्ज़ाम में हमको अक्सर मतलब MCQ में आता है कि चरक संहिता के अनुसार
द्रव गुण का इस स्थान बताओ, मतलब गुण के होने किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। वैशेषिक दर्शन में गुण किस स्थान पे है, दूसरे स्थान में है। इस तरह से उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये पदार्थ के लक्षण से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं हम। दर्शन, फिर नव्य दर्शन। नव्य दर्शन 7 प्रकार के बताया गया है। पहला है 6 भाव पदार्थ और प्लस 1 अभाव पदार्थ। सांख्य दर्शन में 25 तत्व पाए जाते हैं। इसको पढ़ लीजिए। पुरुष, मूल, प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां। एकादश इंद्रियां क्या होता है आगे हम बताएंगे। पंचतंत्र मात्रा, पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या होता है। पंच महाभूत आयुर्वेद का बेस है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत होते हैं। योग दर्शन में 26 तत्व हैं। जैन दर्शन में 7, अद्वैत और वेदांत में 1। तो ये लास्ट का 3 जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। भाव एवं आधा अभाव पदार्थ। तो द्विविध में खलु सर्व सच्चा सच। इसका अर्थ क्या है। भाव एवं अभाव पदार्थ का वर्णन चरक संहिता में प्राप्त होता है। चरक संहिता के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं 2 भागों में विभक्त हैं, एक सत एक असत। यानी कि एक जिसकी सत्ता हो, जो दिखाई देता है, जिसका अस्तित्व होता है, ठीक, ये सत होते हैं। और असत क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, जो दिखाई ना दे, है ना, जिसका सत्ता ना हो, ठीक। इसे ही भाव पदार्थ कहते हैं। असत अर्थात जिसकी सत्ता और अस्तित्व संसार में दिखाई नहीं देती, इसे अभाव पदार्थ कहते हैं। इन भाव और अभाव पदार्थों की परीक्षा आप्तोदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन 4 प्रमाणों से करने के लिए कहा गया है। तो ये दिए गए हैं आपको आप्तोदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। ये आपको आगे एक चैप्टर में मिलेंगे। इन्हीं के नाम से एक चैप्टर बना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आयु। आयु मतलब लाइफ पीरियड। अब आयु के लक्षण। आयु के लक्षण क्या है। तो ये जो आपका श्लोक दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये हमेशा आपको काम देगा फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, है ना। इसको याद करते हैं तो हम श्लोक को हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ने से। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नितगश्च अनुबंधश्च पर्यायु उच्यते। इसका मतलब क्या है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध आयु के पर्याय हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आचार्य चक्रपाणि मत। धारी, धारी मतलब जो शरीर को धारण करने वाला है, जिसे सड़ने नहीं देता, उसे हम धारी कहते हैं, ठीक। संस्कृत में लिखा गया श्लोक में, धार्यति शरीरम पूतिताम गंतु न ददातिथि धारी, ठीक। ये किसके आयु के पर्याय हैं। जीवित, जीवित मतलब प्राणों को जीवित रखने वाला, ठीक है ना, प्राणों को जीवित रखने वाला। आयु के रहते हम शरीर को जीवित कहते हैं। अब आगे आते हैं इधर। नित्यग। नित्यग मतलब जो क्षण क्षण में गतिशील हो, प्रतिक्षण लाती है। अनुबंध, अनुबंध में अनुबंध को सिंपल में कहते हैं आयु का संबंध हमेशा शरीर से या प्राण से सदा लगा रहता है। पूर्व काल में, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शारीरिक संयोग रूप पे बांधे रखता है, ठीक है ना। अब आते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के लक्षण क्या हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम आयुर्वेद की निरुक्ति पढ़ लें। हमने ऊपर देखा था आयुर्वेद की निरुक्ति। आयुर्वेद की निरुक्ति क्या है। आयुष प्लस वेद। आयुष मतलब आयु, वेद मतलब होना, जानना, विचार करना, अर्थात जिसके द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान हो, ठीक है ना, ये होता है आयुर्वेद। अब हम नीचे आते हैं, कहाँ पहुँचे थे। आयुर्वेद के लक्षण पे। तो आयुर्वेद के लक्षण चरक संहिता के अनुसार इसका हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम। हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसको आपको 100% याद ही रखना है। ये हमेशा काम आएगा, हर ईयर में काम आएगा। इसका अर्थ है जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित मतलब पथ्य, अहित मीन्स अपथ्य, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं, ठीक। अब इसको और एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है इसको हिंदी में। हित आयु अहित आयु क्या होता है। जो मनुष्य प्राणी मात्र हित करता हो,
जो मतलब मनुष्य प्राणी मात्र हित करता हो, दूसरे की धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम वो, क्रोध राग ईर्ष्या मद अभिमानजन्य वेगों को धारण करने वाला हो। सब मिला के हित मतलब क्या बोला कि जो कोई पॉजिटिव चीज़ें हो इंसान के बारे में वो हित है, और उसी का उल्टा क्या होगा, अहित हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सुख और दुख में शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो वो तो सुखी होगा। जैसे युवा, बल, वीर, यश, पौरुष, पराक्रम संपन्न हो, इंद्रिय एवं अर्थ संपन्न हो, प्रिय एवं रुचिकर पदार्थों के सेवन करने वाले तथा यथेष्ट विचरण करने वाले व्यक्ति की आयु को सुख आयु कहते हैं। ठीक है। दुख आयु कहते हैं। आयु का डिफिनेशन अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है। आयु आयु कामना अनेन, नहीं एक मिनट, आयु कामय अनेन धर्म सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशो विधे परम आदरा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमको इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है। आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, अनादित्वाद है, इसको बस एक बार रीडिंग मान लीजिएगा। और है, आगे बढ़ते हैं, स्वभाव संदिग्ध लक्षणवात है, और है भाव स्वभावित नित्यवात है, इसको रीडिंग मान लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं इतना। फिर आगे बढ़ते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन है ना। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। प्रयोजनम चास स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरश विकार प्रशमनम च, है ना। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरश विकार प्रशमनम च, स्वस्थ पुरुष को स्वस्थ स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं आतुर रोगी के रोग को दूर करना आयुर्वेद का प्रयोजन है ना। प्रयोजन मतलब एम, आयुर्वेद का एम क्या है, मोटिव क्या है, तो क्या है, स्वस्थ पुरुष को स्वस्थ रखेगा, स्वस्थ पुरुष की स्वास्थ्य की रक्षा करेगा तो स्वस्थ पुरुष स्वस्थ रहेगा, और जो आतुर है रोगी जो उसके रोग को दूर करेगा, तो ये आयुर्वेद का एम है। तो आयुर्वेद में हम दोनों तरीके से मतलब पैसा कमा सकते हैं। एक तो जो रोगी है उसके रोग को हम दूर करके, और जो स्वस्थ है उसे हम व्यायाम करना बताएंगे, लाइफ स्टाइल जीना बताएंगे, तो उससे भी हम इनकम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं आयुर्वेद शब्द के पर्याय पे। आयुर्वेद शब्द का पर्याय, तत्र आयुर्वेदा शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तत्र मित्य अंतरांतरम। आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण एवं तंत्र आयुर्वेद के पर्याय हैं। तो ये एग्ज़ाम में एमसीक्यू में आ सकता है, कोई भी दे देगा, पूछेगा कि इसमें बताओ आयुर्वेद का पर्याय कौन सा है, तो चार में से कोई एक रहेगा, आपको टिक मारना रहेगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के त्रिसूत्र, आयुर्वेद के त्रिसूत्र, तीन सूत्र कौन कौन है आयुर्वेद के, तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम हो, हेतु हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औसत सूत्र, ये जो त्रिसूत्र हैं ये आयुर्वेद के त्रिसूत्र हैं। इसको एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं HLA से। ये चरक में भी आएगा, चरक संहिता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा ना। आयुर्वेद में वर्णित सभी सूत्रों को तीन विभागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित मतलब बांटा गया है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औसत सूत्र। ठीक। बस इतना इम्पोर्टेंट इसमें। और आगे बढ़ते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट है सिद्धांत। सिद्धांत जो है, ट्रेन में तो चुरा जाता है, सिद्धांत थ्योरी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है। 10 मार्क का क्वेश्चन आता है आपकी यूनिवर्सिटी पेपर जो होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सिद्धांत के लक्षण, सिद्धांत के लक्षण क्या है। सिद्धांतो नाम स यह परीक्षकै बहुविधम परीक्ष हेतुभिश्च साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। इसका मतलब क्या है, परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों, परीक्ष विषय मतलब जिस विषय की परीक्षा ली जा रही है उसमें जो क्वेश्चन उसको हम परीक्ष कहेंगे। परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं, हेतु बोले तो कारण काज, हेतुओं क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान अहित और उपमान के द्वारा उन परीक्ष विषयों को शुद्ध सिद्ध कर जो अस्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाता है वो क्या है, सिद्धांत है।
इसको इंग्लिश में पढ़ें, आपको जल्दी समझ में आएगा। द डिसीजन दैट इज गिवन बाय एग्जामिनर्स आफ्टर एग्जामिनिंग द सब्जेक्ट मेनी टाइम्स एंड प्रोवाइडिंग दो सब्जेक्ट बाय हेटस प्रमाण इज कॉल्ड सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं सिद्धांत के भेद में। तो सिद्धांत के चार भेद हैं। स चतुर्विधा, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। सिद्धांत के चार प्रकार हैं, कौन कौन से? सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है। सर्वतंत्र सिद्धांत, तो सर्वतंत्र सिद्धांत इसके नाम से ही पता चल रहा है, सर्व जो मतलब हर जगह सिद्ध हो, कहने मतलब सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सब विद्वान मानते हैं, अर्थात जो सर्व संपत्त है। जैसे रोगों के कारण है, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय इत्यादि, सारे तंत्र में इस सिद्धांत को माना गया है। ठीक है ना। थ्योरी विच इज फेमस इन ऑल साइंस एज थ्योरी इज कॉल्ड सर्वतंत्र सिद्धांत और यूनिवर्सल थ्योरी। सब मिला के क्या है? यूनिवर्सल थ्योरी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। तो प्रतितंत्र सिद्धांत क्या है? प्रतितंत्र सिद्धांत नॉन यूनिवर्सल थ्योरी, ठीक, नॉन यूनिवर्सल थ्योरी है जो सिद्धांत एक साथ शास्त्र में प्रसिद्ध हो, एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो लेकिन दूसरे शास्त्र में मान्य ना हो, वो क्या है? प्रतितंत्र सिद्धांत है। ठीक। प्रतितंत्र सिद्धांत, जैसे किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है तो किसी ने 8 मानी है। टॉपिक विच इज एक्सेप्टेड बाय वन साइंस एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर इज कॉल्ड प्रतितंत्र सिद्धांत और नॉन यूनिवर्सल थ्योरी। अधिकरण सिद्धांत, तीसरा है अधिकरण सिद्धांत, जो टॉपिक से निकल कर कोई थ्योरी बन जाए। इसे दो चार लोग बात कर रहे हैं, उससे कोई और थ्योरी बन जाए। इसे जिस विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता हो उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। जैसे यह वह सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी मानने ही पड़ते हैं। जैसे आत्मा को स्वीकार किया, है ना, आत्मा को स्वीकार किया मतलब आत्मा है तो सुख दुख तो होगा, मोक्ष होगा, है ना। जैसे कहा जाता है कि मुक्त पुरुष अनुबंधिक शुभ अशुभ परिमाण वाले कर्म नहीं करते क्योंकि वो निष्क्रिय होते हैं। इस वचन से सिद्ध होता है कि कर्म का फल होता है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अभ्युपगम सिद्धांत, ये लास्ट सिद्धांत है चौथा। अभ्युपगम क्या है? ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है, मतलब चार लोग बात कर रहे हैं, इलॉजिकल थिंग को ही सिद्धांत मान लेंगे। जैसे यदि किसी अप्रमाणित, अपरिचित, अनुपदिष्ट एवं अहेतुक बात को वैधगढ़ वाद विवाद के समय मान लेते हैं, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। मतलब डिबेट करते हैं जिसको, उससे कोई सिद्धांत निकल जाए। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे कि ये प्रधान है, ये प्रधान, सब इलॉजिकल रहता है। ठीक है ना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। और जाते जाते एक क्वेश्चन बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आयु के पर्याय क्या क्या हैं। ठीक है ना। थैंक यू।